कोई नई बात उनके भाषण में मुझे नहीं दिखी। जॉब की हालत देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, जिस तरह की सड़कें बन रही है वो भी देख लीजिए। चाइना से अपनी तुलना क्यों नहीं कर लेते हैं? चाइना वहां है जहां अब से 40 साल बाद होंगे। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में पिछले 3 साल में नौकरियां घटी हैं। परीक्षाओं की हालत क्या है वो देख लीजिए, रोजगार की हालत क्या है वो देख लीजिए। तो जब सब कुछ इस देश में ठीक ठाक है तो मेरे ख्याल से फिर 5 किलो अनाज देने का कोई मतलब नहीं, वापस ले लेते हैं। देखिए, बातें आप चाशनी में लपेटिए साहित्य के, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। सत्य की धारा सुनने में अच्छी लगती है। आपको पता है गाम्बिया में हमारा सिरप पीने से बच्चे मर गए। देखिए कैसा प्रधानमंत्री का अपना करिश्मा है जितेंद्र भाई। बिल्कुल, ये कुछ भी बातों में बोलेंगे तो जादूगर यहाँ की है वो। जनता पसंद करती है। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इकोनॉमी में, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इकोनॉमी में नहीं दिख रहा है। तो रिफॉर्म्स अगर कन्विक्शन है तो कौन सा रिफॉर्म्स 12 साल में हुआ, जरा बताइए मुझे। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है या मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आज भाषण दिया है और बहुत कुछ समझाया है देश को कि 2047 का विजन हमने कैसे अचीव करना है। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं और नई नई जो घोषणाएं हैं उनका करने का प्रयास जरूर किया है उन्होंने। एक शक्ति की सप्तधारा का विजन का उन्होंने एक जिक्र किया है। क्या है वो समझेंगे। विकसित भारत के 7 स्तंभ उन्होंने गिनाए हैं आज। लेकिन क्या वाकई में जो भाषण प्रधानमंत्री ने दिया है वो 2047 का जो विकसित मिशन है उसको प्राप्त कर पाएंगे, या फिर लगातार जो भाषण पिछले कई सालों में उन्होंने दी हैं ये उन्हीं का एक रेप्लिका है। समझाने का तरीका अलग है। तो इसी चीज को समझेंगे हम। मेरे साथ एक बहुत खास खास मेहमान जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अर्थव्यवस्था को बहुत बखूबी समझते हैं क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री को उन्होंने लंबे अरसे तक कवर किया है और देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है किस तरह बनी है, मजबूत है, वो सब जानते हैं उसको। और उन्हीं से समझेंगे, हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री का जो पूरा भाषण है उसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे। क्या जो पीएम सर ने बोला है वो वाकई में 2047 का जो विजन है उसको प्राप्ति करने में सक्षम होगा। पवन सर, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। नमस्कार, नमस्कार जितेंद्र भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलकर और अच्छा लगा। पवन सर, आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री का बताइए भाषण बताइए। लाल किले की प्राचीर से। 13वां उनका ये संस्करण है, इसको हम कह सकते हैं। शायद गैर कांग्रेसी नेता पहले ऐसे हो गए हों जिन्होंने लगातार इतने समय तक लाल किले की प्राचीर से ये भाषण दे रहे हैं। बहुत हम्म। महत्वपूर्ण होता है ये भाषण पूरे देश के लिए। सुनना चाहते हैं कि समझना चाहती है देश की जनता कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है और सरकार की नीतियां किस तरीके से काम कर रही हैं। ग्लोबल चैलेंजेस अपने सामने हैं सर, सब देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट का युद्ध जिस तरीके से क्राइसिस चल रहा है, या इंडो पाक चाइना का जो गठजोड़ बना हुआ है वो किस तरीके से परेशानी का सबब बना हुआ है। बांग्लादेश एक नया एक प्लेयर बनता जा रहा है, हमारे लिए मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस भाषण को आप किस तरह एसेस करते हैं एक पत्रकार के तौर पर, और जो उन्होंने बातें कही हैं क्या वाकई में वो 2047 का विजन लेके जो चल रहे हैं उसको अचीव करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा? जितेंद्र भाई, बहुत शौक से ठहर के और बहुत शिद्दत से टाइम लगा के मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना। जी। अ, और देखिए, जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोल रहे होते हैं तो हम जैसे जो लोग हैं कॉपी और कलम लेके बैठ जाते हैं कि साहब इसमें से क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर देश का बोल रहा है लाल किले की प्राचीर से तो वो समझिए 1 साल का वहां पे कच्चा चिट्ठा रखेगा। बिल्कुल। अपना एजेंडा रखेगा, अपनी सोच रखेगा, अपना विजन रखेगा। और अगर प्रधानमंत्री ने लाल किले की ऊंचाई से ये बात कही है तो शायद उसको पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। अ, मैं साल दर साल जब भी, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब वो लाल किले की प्राचीर से बोल रहे होते हैं, तो मैं नोट करता हूँ, खासकर जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं। आज भी मैंने बहुत काफी चीजें नोट की, पर मुझे माफ करिएगा, मुझे ऐसी कोई नई बात उसमें से नहीं लगी। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि साहब एक लक्ष्य निर्धारित किया है, तो आप इस बात की भी हमेशा गुंजाइश रहती है कि क्या वो उसकी पड़ताल करिए, उसकी जांच करिए और भविष्य में अतीत में उन्होंने ये बातें कई बार कही हैं क्या, या पहली दफा बोल रहे हैं और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी नीयत है? मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हम्म। कोई नई बात उनके भाषण में मुझे नहीं दिखी। अ, पहले भाषण का ज्यादातर हिस्सा इस पे गया कि साहब हमने क्या उपलब्धि अर्जित की। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब कुछ काम की बातें करेंगे, तो जिसमें उन्होंने बात की कि साहब हम कैसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। 2047 में हमें कहाँ होना है। देखिए, 2047 आप केवल जितेंद्र भाई, आप सिर्फ उससे नहीं हो सकते कि बातों से नहीं हो सकते।
बिल्कुल, करके आप देखिए दिखाना पड़ेगा। दुनिया कहाँ पहुंच रही है, हम कहाँ रह गए हैं। 12 साल में जब इन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, 12 साल में हम कहाँ पहुंचे हैं। चलिए पिछले के प्रधानमंत्रियों ने कुछ नहीं किया, 70 साल में देश में कुछ हुआ या नहीं हुआ उस पर बात नहीं करते हैं। अब जब आपके सामने हम बात करते हैं, जॉब की हालत देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, बिल्कुल। आप जिस तरह की सड़कें बन रही है वो भी देख लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसमें काम नहीं हुआ है, लेकिन क्या पूरी दुनिया के मुकाबले हम कहाँ हैं। हम चाइना से अपनी तुलना क्यों नहीं कर लेते हैं। चाइना 2000 हम लोगों ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया 1991 में। चाइना ने शुरू किया हमसे ठीक 12 साल पहले, मतलब 1979 में, 1979 में। बिल्कुल। अब उस सूरत में आप देखिए कि चाइना से हम 12 साल पीछे हैं। अगर वर्ष को देखेंगे, साल देखेंगे, तो वैसे अगर देखिएगा कि चाइना से हम कितना पीछे हैं, तो मैं आप पूछिएगा कितना पीछे, मैं बोलूंगा कम से कम 40-50 साल। हम्म। चाइना वहां है जहां हम अब से 40 साल बाद होंगे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये आए थे पहली दफा, तब इन्होंने बात की थी साहब मेक इन इंडिया करेंगे। तो आज जब मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं जितेंद्र भाई, तो वो वही तो है। हम्म। आप आप ये कहेंगे साहब हमने किया भी है, बढ़ाया भी है, पीएलआई के तहत हमने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। है। नौकरियों की हालत आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियों की हालत देख लीजिए, अब बैंकिंग में नौकरी की हालत देख लीजिए। बैंकिंग में 2 साल में, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में पिछले 3 साल में नौकरियां घटी हैं, घटी बढ़ी है, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। घटी हैं। तो हम जब ये कह रहे हैं कि 2047 में विकसित, एजुकेशन की क्या हालत है, लेवल ऑफ एजुकेशन आप देख लीजिए, परीक्षाओं की हालत क्या है वो देख लीजिए, रोजगार की हालत क्या है वो देख लीजिए, हेल्थ केयर की हालत क्या है वो देख लीजिए। जो जिसके पास पैसा है, हेल्थ केयर केवल उसके लिए रह गया है। बिल्कुल। सरकारी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस बनाने या उसको एकोमोडेट करने के लिए जो डिमांड है, उसमें से वो फेल हुआ है। तो जब बिल्कुल। आप कहते हैं कि साहब हम मेडिकल कॉलेजेस की तादाद बढ़ाई, हॉस्पिटल्स की तादाद बढ़ाई, तो जब सब कुछ इस देश में ठीक ठाक है, तो मेरे ख्याल से फिर 5 किलो अनाज देने का कोई मतलब नहीं, वापस ले कोई लेते हैं। मतलब नहीं है, बहुत बिल्कुल। खर्चा आ रहा है उस पर, 80,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे। सर वो तो एक दिखा, मतलब वो तो जेन्युइन दिखाते हैं, उसके अलावा उसमें कितनी जी, चीजें त्रुटियां होंगी वो आप भी समझते हैं। किसी को 5 किलो अनाज मिल रहा है, आप गांव में घूमिए, आप बिल्कुल। आप एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आप जाइए गांव में जाइए और पूछिए आपको 5 किलो मिल रहा है, वो कहेंगे साहब 5 किलो तो नहीं मिलता, हमें 4 किलो मिल रहा है। 4 किलो मिल तो रहा मैं है। ये कह रहा हूँ कि ये जो लीकेज बिल्कुल। है, इस पे भी कभी वक्त मिले तो सोचना चाहिए हम लोगों को। बहरहाल हम्म। जो उन्होंने, आप चलिए मैं ये आपके पहले सवाल के जवाब को मैं कंक्लूड करता हूं, मैं कि उनके भाषणों में, उनके भाषण में मैं नई चीजों की तलाश करता रहा। वो बदलती नहीं चीजें मिली। आई, पहले मेक इन इंडिया था, अब वो हम्म। मैन्युफैक्चरिंग हो गया। पहले आप कहते थे साहब क्या है, शक्ति की सप्तधारा। हम्म। देखिए बातें आप चाशनी में लपेटिए साहित्य के, बिल्कुल तो बिल्कुल आप बिल्कुल। शक्ति की धारा सुनने में अच्छी लगती है। आपने हम्म। मैन्युफैक्चरिंग की बात की, पहले से हम्म। कर रहे हैं, मेक इन इंडिया क्या था। चलिए आप हम्म। ग्लोबल मार्केट में आप बात कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी और क्वालिटी की, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, आपको पता होगा ये उन्हीं का, वो भी उन्होंने बात कही थी लाल किले की प्राचीर से ही। हम्म। आपको पता है गाम्बिया में हमारा सिरप पीने से बच्चे मर गए, मर गए थे, बिल्कुल। कजाकिस्तान में, और हम वो चीजें बनाए हैं जिससे पूरी दुनिया में हमारी जगह छाई हुई है। ये अलग बात है कि सरकार ने फार्मा पे काफी लगाम लगाए हैं पिछले 3-4 साल में, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कुछ भी नया नहीं है। अब आ जाइए गति शक्ति, हाई स्पीड रेल, वो पहले से हो रहा है। अब एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, वो भी सब पहले से हो रहा है। उन्होंने वो जो आज बात कही उसमें से कुछ नयापन मुझे नहीं दिखा। डिफेंस हम्म। सेक्टर, सेल्फ रिलायंस पहले की बात है, इन सब ग्रीन चीजों पे पहले से टेक्नोलॉजी ही पहले काम की चल बात रहा है, है। जो भी भाषण में गिनाई है उन्होंने चीजें, वो वो काम पहले शक्ति से की चल जो रहा है शब्द उनके। धारा है, देखिए क्या है ना, हाँ। देखिए कैसा प्रधानमंत्री का अपना करिश्मा है जितन भाई, बिल्कुल। ये कुछ भी बातों के बोलेंगे तो यहाँ जादूगर है की वो, जनता पसंद करती है। शब्दों के हाँ, जादूगर है। तो इस देश की जनता पसंद करी, तो क्या होता है कि अगले साल उसमें शब्द और वाक्य में जो है थोड़ी सी और चाशनी लपेटते हैं, थोड़ा सा मुलम्मा और लपेटते हैं, उसको थोड़ा सा बदल देते हैं, लेकिन हम्म। कुल मिलाकर जो बोला है उसकी आत्मा वही है। मतलब नया कुछ भी नहीं है, नयापन कुछ भी नहीं है। देखिए नयापन, अब जब आप घोषणा करते हैं, मैं तो देख ही रहा हूं, आप देखिए मुझे हम्म। फाइनेंस सेक्टर, इकोनॉमी कवर करते करते हो गए मुझे 30 साल। 30 साल में 10 तो मैंने वित्त मंत्री देख लिए, बल्कि हम्म। हो सकता है मैं गिनाने लगूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। मैंने प्रधानमंत्री भी कई देख लिए, मैंने कॉमर्स मिनिस्टर भी कई देख लिए,
एक होता है, एक तरक्की आप करते हैं जिसमें करते हैं कि 1 2 4 8 16 32 इस तरह से करते हैं तरक्की। दूसरा करते हैं 1 2 3 4, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इकोनॉमी में, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इकोनॉमी में नहीं नहीं दिख है। रहा है। मेरी चिंता सिर्फ इस बात से है। तो आज जब ये बात कर रहे हैं, मैं बहुत ढूंढ रहा हूं कि इसमें से रिफॉर्म्स की बात की, वो कह रहे हैं कि रिफॉर्म साहब हमारे लिए कंपल्शन नहीं है, रिफॉर्म्स हमारे लिए कन्विक्शन है। तो रिफॉर्म्स अगर कन्विक्शन है तो कौन सा रिफॉर्म 12 साल में हुआ, जरा बताइए मुझे। इकोनॉमिक पॉलिसी में ऐसा कौन सा रिफॉर्म्स हुआ? रिफॉर्म्स इस देश में एक ही बार हुआ, उसका नाम है 1991, जब पूरे देश की फिजा बदल गई, पूरे पूरे स्टेट की फिजा बदल गई, पूरा देश बदल गया, पॉलिसी बदल गई। हम और आप आज की तारीख में जो चश्मा लगा के, अच्छी शर्ट पहन के स्क्रीन के सामने बैठे हैं, ये 91 की पैदाइश है। बिल्कुल। हमारे और आपकी उम्र के लोग, जो लोग जिनको बिल्कुल। नौकरी मिली है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अगर 1991 का रिफॉर्म नहीं होता तो आप और हम अभी बैठ के इस तरह से अच्छे कपड़े पहन जिसके के अच्छी बातें पूर्वधा नहीं कर डॉक्टर रहे होते। मनमोहन सिंह थे। जी, तो मनमोहन सिंह थे। मैं एक और कदम आगे चलता हूं जितेंद्र भाई, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मनमोहन सिंह को चलिए हम लोग नहीं क्रेडिट देते हैं नहीं देते। 91 के रिफॉर्म्स का, तो नरसिम्हा राव को तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। मनमोहन सिंह के पीछे एक ऐसा लीडर था जो बदलाव चाहता था, जिसने रिफॉर्म्स किया था। अब वापस लौटा के लाता हूं आपको आज की बात। उन्होंने जब रिफॉर्म्स की बात की तो आप सुनिएगा, जैसे कन्विक्शन की जब बात करते हैं तो रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्शन नहीं है, रिफॉर्म्स हमारे लिए कन्विक्शन है। लेकिन उस रिफॉर्म्स में कोई उन्होंने सेक्टोरल बात नहीं की, रिफॉर्म्स में उन्होंने कोई सर्टेनिटी पे बात नहीं की कि क्या रिफॉर्म्स करेंगे, इंडस्ट्री में क्या रिफॉर्म्स होगा, फाइनेंस में क्या रिफॉर्म्स होगा। आप एमएसएमई के आप जिक्र मैन्युफैक्चरर किया से उन्होंने, मिलिए। एमएसएमई का बड़ा जिक्र किया सर आज उन्होंने, बहुत। एमएसएमई का सभी जिक्र करते हैं, एमएसएमई इस देश का ब्रेड एंड बटर है, और एमएसएमई वोटर भी है। बिल्कुल। इसीलिए आप एमएसएमई की बात करते हैं, लेकिन एमएसएमई को कहां पहुंचा है वो देखिए ना। 12 साल में एमएसएमई कहां पहुंचा है? फ्यू रिफॉर्म्स हियर एंड देयर। से मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप बात कहते हैं, उनकी बातों में जब रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, मुझे कन्विक्शन नहीं दिखा, मुझे कोई विजन नहीं दिखा, मुझे कोई सर्टेनिटी नहीं दिखी। शब्दों की चाशनी, आप शब्दों की जादूगरी दिखी। शब्दों की जादूगरी देखी। वो बहुत इस बात के प्रधानमंत्री जी, इस बात के खिलाड़ी हैं। मैं उनकी तारीफ करता हूं इस बात के लिए। एक बात को 4 बार घुमा के आपको कैसे उसको नए तरीके से प्रस्तुत करना है, नए तरीके से पेश करना है, परोसना है, ये कोई इनसे सीखे। कौन सर, चूंकि आप लंबे समय तक सर इकोनॉमी को समझते रहे हैं, इस बार की शायद भाषण में उम्मीद थी कि कुछ नयापन दिखेगा शायद, क्योंकि सरकार अपना विजन तो दिखाती ही है, और युवाओं को लेकर खास तौर से उम्मीद थी कि जिस तरीके जनजी प्रोटेस्ट हुआ है, शायद पीएम उनसे भी कनेक्ट करने का प्रयास इस बार कर सकते हैं एक अलग अंदाज में। क्या आपको उम्मीद थी कि हाँ, पीएम युवाओं को लेकर कुछ शायद नहीं कुछ घोषणाएं कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से युवा इस वक्त खासतौर से जेनजी की मैं बात कर रहा हूँ, वो नाराजगी दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री को खुद इंस्टाग्राम पे आना पड़ा, हमने एक आंदोलन तक देख लिया है, बहुत तरह की चीजें सामने आई हैं। क्या आपको भी अपेक्षा थी इस बार की कि शायद प्रधानमंत्री युवाओं से भी संवाद करेंगे वहां से एक अलग तरीके से? ये एक बड़ा अच्छा मौका था उनके लिए, शायद वो उस तरीके से कनेक्ट नहीं किया उन्होंने वहां से, क्योंकि पूरा देश आज के दिन को बड़ी उससे सुनता है कि प्रधानमंत्री क्या कहने जा रहे हैं। देखिए, उनके पूरे भाषण में युवाओं का जिक्र आया कि युवा देश भविष्य है, उनके लिए काम करना है, बट कोई उसमें स्पेसिफिक्स पे बात उन्होंने नहीं कही। जहां तक उम्मीद की बात है, देखिए, जब आप ये कहते हैं कि साहब हम एज 2047 में हम विकसित इंडिया 2047 में बनेंगे, तो किसको कौन बनाएगा विकसित इंडिया? जितेंद्र जी बनाएंगे? पवन कुमार बनाएगा? सही बात है। ये बनाएंगे आपके और हमारे बच्चे, जिनके कंधों पे उसको बनाने की जिम्मेदारी है उनको, और जिनके कंधों पे उसको बनाने की जिम्मेदारी है, उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। हाथ खाली है उनके। जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज गॉन वर्स। उस सूरत में विकसित भारत जब हम कहते हैं, तो विकसित भारत क्या केवल डायरी पे बनाना है या गवर्नमेंट की फाइल पे? क्या ग्रोथ रेट हासिल करेंगे? कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी? लोगों का इनकम का जरिया क्या होगा? एग्रीकल्चर कहां पहुंचेगा? फार्मर का इनकम हो गया डबल क्या इस देश में? इसी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये बात कही थी
बिल्कुल। तो अभी ये जो कह रहे हैं विकसित भारत में, तो विकसित भारत जब आप बात करते हैं तो विकसित भारत के केंद्र में है इस देश का युवा। विकसित भारत के केंद्र में इस देश के युवाओं का भविष्य है, उसकी सिक्योरिटी, उसका एजुकेशन, उसकी सैलरी, उसका इनकम, उसके परिवार की सुरक्षा। विकसित भारत में पवन कुमार का योगदान नहीं होगा। विकसित भारत में इस देश के युवाओं का योगदान होगा, बिल्कुल। जिसको आपको केंद्र में रखने की जरूरत है। और जब उसको केंद्र में रखेंगे आप, तभी आप विकसित भारत हासिल करेंगे। अदरवाइज आप इसको भाषण में लिख सकते हैं, गवर्नमेंट की फाइलों में लिख सकते हैं, आप जो गवर्नमेंट के और जितने कागजात हैं उस पर आप कर लीजिए, चिट्ठी भेज दीजिए, एमओयू करा लीजिए, वो सब कर सकते हैं। लेकिन अनलेस एंड अनटिल यू क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स, विकसित भारत को आप इंश्योर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। युवाओं पे आप दूसरा एक 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 आपके सवाल का एक आस्पेक्ट ये था, क्या आपको उम्मीद थी? मुझे नहीं थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि युवाओं पे ये बात करेंगे। इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है। और जब हमारे पास हम बोलते हैं तो हम देश की बात करते हैं। इन्होंने मुख्य वित्त मंत्री ने बात कही थी कि साहब ऐसा है कि हम लोगों को कंपनियों में लगाएंगे, इंटर्नशिप लगाएंगे, 1 करोड़ लोगों को। वो मिल गया क्या? वो हो गया? कितने कितने का एआई के आने से युवाओं का भविष्य कैसे चौपट होगा, उसकी क्या व्यवस्था है, उस पर भी हम लोग कभी जोर देंगे। केवल नंदन नीलेकनी के कहने से नहीं होगा कि साहब ऐसा है कि एआई से इस देश को कोई खतरा नहीं है। आप ये देखिए कि हम और आप अपने लिए काम करते हैं ना। बिल्कुल। जो काम, जिस काम के लिए, जिस ग्राफिक्स के लिए 4 घंटे आप संघर्ष करते थे, एआई वो ग्राफिक्स आपको 10 सेकंड में बना के देता है। बना के दे रहा है। बिल्कुल। तो जो ग्राफिक्स आर्टिस्ट पहले होता था, उसकी जरूरत आपको नहीं रह गई है। जिस टीम में 5 लोग काम करते थे, उसमें 2 से अब आपका काम चल जाता है। बिल्कुल। आप इस तरह से हम इसको देखेंगे तो अब तब समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं युवाओं के लिए, देखिए युवाओं के आंदोलन के बाद सरकार दबाव में आके प्रधान साहब को रिजाइन करवा लिया, वो अलग विषय है। लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर ये करते हुए नहीं दिखती है कि तुम जो चाहोगे वो मैं मानने को तैयार हूं। बिल्कुल। देखिए इस सरकार की यही खासियत है। मतलब ये युवाओं पे बात क्यों करेंगे? इनको ये दिखाना चाहेंगे कि साहब तुम्हारी बात हम क्यों करें, तुम्हारे चाहने से हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। इससे इनका ईगो तुष्ट होता है। जी, अपने मन से करेंगे, किसी के कहने से नहीं करेंगे। हाँ, अपने मन से करेंगे, अपने मन से करेंगे। लेकिन क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हो कि हम 15 अगस्त को 15 अगस्त को हम युवाओं पे फोकस रख के, क्योंकि अभी भी युवा पूरे देश में सक्रिय हैं, खासकर जो जनजी है वो, और उसके हिसाब से हम बात करेंगे, तो उसको हम सरेंडर मानते हैं। हम आपके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। प्रधानमंत्री इस खेल के माहिर हैं, वो इस बात को समझते हैं। और ये पूरी सरकार इस बात पे चलती है कि वो झुकते हुए और झुका हुआ दिखना नहीं चाहती है। नहीं चाहते। बिल्कुल। लेकिन लेकिन इसलिए कौन सर इसलिए मुझे, जो आप कह रहे थे कि आपको उम्मीद थी, मुझे नहीं थी। देश को उम्मीद थी सर, मुझे भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। देखिए, क्योंकि हम तो समझते हैं चीजों को कि कैसे चल रही है, लेकिन देश को उम्मीद थी। जितेंद्र भाई, बात पता है, मैं ऐसी बात नहीं बोलना चाहता हूं। आपको भी आपके व्यूअर गाली देंगे और मुझे भी गाली देंगे। देखिए इस देश के 90% जनता को, बिल्कुल, मैं इस देश के 90% जनता बता रहा हूं, इस देश के 90% जनता को समझ नहीं आता कि सरकार क्या कर रही है। ये तो बात सही बात है, सत्य बात है। इस देश में अभी भी, इस देश में मान लीजिए 70% हिंदू है, 70 से ज्यादा, 75%। बिल्कुल। उसमें से आधा बीजेपी का वोटर है, आधा। बिल्कुल है। ठीक है ना? तो हम ये अगर तर्क पे चलेंगे कि साहब ऐसा है कि पूरा देश उनको समझ रहा है, ऐसा नहीं है। चलिए, ये हो गई स्टैटिस्टिक्स की बात। वाकई मतलब लोग कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा काबिल समझते हो, पढ़ा लिखा समझते हो। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, काबिल हूँ कि नहीं वो मुझे नहीं पता, वो आप डिसाइड करिएगा। पर मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस देश के ज्यादातर लोगों को सरकार की पॉलिसी समझ में नहीं आती। अगर समझ में पॉलिसी आती होती तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। जब जॉब नहीं मिल रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और इस देश में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सही बात है। आपने यूपी में क्या देखा? यूपी में देखा आपने कि एक डॉक्टर की परसों पिटाई हुई है। वो उसके जीप लग गई थी, उसकी कार लग गई थी गाय से। गाय की डेथ हुई या नहीं, हमारे पास कोई पुख्ता खबर नहीं। उस डॉक्टर को भीड़ ने पीट पीट कर मारा। बताइए।
सवाल ये उठता है कि जब जितेंद्र भाई को हम मारने के लिए सिखाएंगे, तो जितेंद्र भाई अगर सुधर जाएंगे, आपको कोई पीटने वाला नहीं अगर है, तो कल आप नहीं मिलेंगे तो मुझे पीटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सा समाज का निर्माण कर रहे हैं, ये कौन सा समाज बना रहे हैं, ये कौन सा युवा वर्ग तैयार कर रहे हैं जो सड़कों पे आया हुआ है। सड़कों पे इसलिए आया हुआ है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है, काम नहीं है, बिल्कुल। उसको बरगलाना आसान है। हम्म। कौन सर, मैंने ये पिछले साल का कौन से भाषण भी जी मैंने पिछले साल का भाषण भी उनका निकाला है, प्रधानमंत्री साहब का। कुछ तुलना मैंने की जी थी उसमें। जो आप हम बात कर रहे हैं ना कि नया कुछ भी नहीं है, उसमें युवा पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो युवाओं के रोजगार को लेकर उन्होंने बोला था कि पीएम विकसित भारत योजना के तहत 1 लाख करोड़ का कॉर्पस पहली बार नौकरी पाने वाले 15,000 युवाओं को देगा। इस बार की अगर बात करूं तो उसे ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, अगले 1 साल में एआई स्किल से ट्रेनिंग करने की बात कर रहे जा रहे हैं, जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो नया उसमें भी कुछ नजर नहीं आता है। पिछले साल जो क्या 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 था कि 1 लाख करोड़ का कॉर्पस पहली बार नौकरी पाने वाले लोगों को मिलेगा, जो सरकार में जा रहे 15,000 को उनकी मदद की जाएगी। फ्री ऑनलाइन कोचिंग की बात उन्होंने इस बार कर दी है, तो सिर्फ एक नया उसको ढर्रा बना दिया गया है। सुरक्षा और तकनीक की अगर बात करूं तो पिछले साल की अगर बात करें तो मिशन सुदर्शन चक्र का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, जिसमें रणनीतिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर स्वदेशी डिफेंस शील्ड बनाने की बात की थी। इस बार क्या किया है उन्होंने, आधुनिक खतरों से आम नागरिक की सुरक्षा के लिए वाइब्रेंट सिविल डिफेंस नेटवर्क बनाने की बात कही है। कुछ अलग है इसमें सर? एक बात बताइए जितेंद्र जी, कि सरकार किसी का कोचिंग क्यों करवाएगी? इस देश में कोचिंग क्यों है? हम्म। कोचिंग क्यों होना चाहिए? कोचिंग इसलिए होना चाहिए क्योंकि स्कूल काम नहीं कर रहे हैं। हम्म। कोचिंग इसलिए होना चाहिए क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा नहीं रहा है। हम्म। कोचिंग इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि जो रेगुलर इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे तल्लीनता के साथ शिक्षक अपने बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहे हैं। सरकार का काम कोचिंग देना है या सरकार का काम नौकरी देना है? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप बड़ी बात बोल मतलब रहे हैं हम सर आप। हम क्या कर रहे हैं? हम हम्म। कहाँ जा रहे हैं? जो काम करने का, और सुनिए, ये आप कहते हैं कि इस देश की जनता उम्मीद कर रही थी। इस देश की जनता समझ रही है अरे बाप रे बाप, कोचिंग अब हो जाएगा, अब तो कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। सरकार अब बिल्कुल। कोचिंग दे रही, इससे ज्यादा क्या कर सकती है? सरकार का काम कोचिंग देना नहीं कोचिंग है, देना नहीं है, नौकरी देना है। सरकार का काम है नौकरी देना। हम्म। नौकरी देना से मेरा मतलब हुआ सरकार के अपने नौकरी नहीं देने की क्षमता है, तो आप ऐसा माहौल बनाइए माहौल जिसमें बनाइए। प्राइवेट नौकरी का जो बिल्कुल। लैंडस्केप है उसका हम्म। विस्तार होगा। आप बिल्कुल क्या बात बिल्कुल। करते हैं? आपने आपने बात की मेक इन इंडिया, आपने आज मैन्युफैक्चरिंग की बात की, बराबर है। हम्म। आपने जन भागीदारी की बात की 2014 में, आप आ जाइए 2026 में आपने यूथ पार्टिसिपेशन बात की, बात बराबर है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आपने 2014 में की, आज आपने क्या बोला कि साहब विकसित भारत 2047। क्या फर्क है उसमें? हम्म। कोई फर्क नहीं है। फिर पिछले साल उन्होंने आप नेक्स्ट सिर्फ जेन जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की थी, और इस बार उन्होंने शक्ति की सप्तधारा की बात कही है। जो मुख्य फोकस रखा है वो टैक्स सीधे सुधारों और उपभोक्ता के कंजम्पशन में बढ़ने का था, जबकि 26 में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ की वो बात कर रहे हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा। पिछले साल रिफॉर्म किए, इस बार मैन्युफैक्चरिंग को हम फोकस कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी नजर आती है कि लॉन्ग टर्म में जिस तरीके के रिफॉर्म सरकार को करने चाहिए, इन शक्ति की सप्तधाराओं के जरिए वो कर सकते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो, कृषि निर्यात को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, जो 7 स्तंभ हमने गिनाए हैं, क्या उससे लॉन्ग टर्म चीजें अचीव हो सकती हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म चीजें ठीक होंगी लॉन्ग टर्म विजन से। हम्म। शॉर्ट टर्म, आप, हमारा विजन है शॉर्ट टर्म, तो बात हम लॉन्ग टर्म हम्म। की कैसे कर सकते हैं? अभी हम्म। चैलेंजेस इकोनॉमी में क्या क्या है? अभी चैलेंज इकोनॉमी में क्या है कि हम बिल्कुल प्लेटो की तरह पड़े हुए हैं। हमारे इकोनॉमी में पिछले 12 साल में कहाँ पड़े हुए? आप 5%, 6%, 6% पे पड़े हुए, 5% तो नहीं हुआ, हम्म। 6% के आसपास आप इकोनॉमिक ग्रोथ आप कर रहे हैं। हम्म। क्या हासिल कर रहे हैं फिर 6% के ग्रोथ में? ये जॉबलेस ग्रोथ है, जहां पे ग्रोथ हो रहा है जिसमें, लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। आपको 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 पता है महंगाई बढ़ी है पिछले, कम से कम आप देख लीजिए पिछला महंगाई का आंकड़ा देख लीजिए आप कितना गया है। मेरे ख्याल से करीब 4.5% के आसपास पहुंच गया है। जी। जो जनवरी फरवरी के आसपास 2.75 था। अभी स्थितियां और खराब होंगी वेस्ट एशिया के आलोक में। हम्म। थोक महंगाई इधर 10% पे पहुंच गया है, बिल्कुल। खुदरा महंगाई इधर जो है 4.5% के आसपास है। हम्म। तो चैलेंजेस जो है इकोनॉमी में वो ज्यादा हैं, और हम जो बात कर रहे हैं वो 2047 में बिना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधारे हुए, बिना क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सुधारे हुए हम्म। कैसे होगा? हम्म। मैं कह रहा हूं कि मैं जानकार नहीं हूं, मैं तो इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस करता हूं, जी। पर मैं ये देखता हूं कि जो जो इस सरकार के सलाहकार हैं,
अब उसमें से मान लीजिए एक सुरजीत भल्ला है, आजकल प्रधानमंत्री के बारे में आप शनाप बोलते घूम रहे हैं कि साहब ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे भैया आप उसी सरकार में थे, तब क्यों नहीं बोले? उसी सरकार में प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे, तब आपने क्या किया था ये भी तो बताइएगा। बिल्कुल। उनके पीछे पत्रकारों का हुजूम घूम रहा है, अरे भल्ला साहब ने ये कह दिया, भल्ला साहब ने वो कह दिया। अरे भाई कुछ नहीं कहा नया उन्होंने, भल्ला साहब ने कह दिया इज नॉट इम्पोर्टेंट। भल्ला साहब जब थे 3 साल तो उन्होंने क्या कहा उस पर बात करते हैं, उस पर बात करना है, सही बात है। वापस लौटता हूं तो प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं उन आर्थिक सलाहकारों को क्या सूझता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो जिस रास्ते हम जा रहे हैं वो रास्ता हमें विकसित भारत की तरफ नहीं पहुंचा रहा है, वो रास्ता हमें कहीं और ले जाएगा। तो सर जब एक इस मेरा देश में जी 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 कंटिन्यू करें सर। जब इस देश में आप कहेंगे कि साहब ये रिलीजियस प्रोसेशन निकालेंगे और स्कूल बंद कर देंगे, तो आप समझ जाइए आप कहां जा रहे हैं। बिल्कुल भाई जिस देश में प्राथमिकता 10 दिन स्कूल बंद करना होगा तो इसका मतलब है कि हम कहां जा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है हम कहां जा रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी स्कूल नहीं है, इस देश में प्रायोरिटी क्या है। चलिए आप वापस लौटते हैं पंजाब सरकार की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे हाथ कल कर रहे थे कि ये बुजुर्ग लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, इनको सरकार करवा रही है। अरे यार सरकार का काम तीर्थ यात्रा करवाना नहीं है, वो तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। लोगों को इस लायक बनाना सरकार का काम है, लोगों को इस लायक रहने देना, बनाना छोड़ दीजिए, बनाना छोड़ दीजिए, कैपेबल बनाना, इस लायक रहने देना, इस लायक रहने देना कि यात्रा अपने आप कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम क्या कर रहे हैं हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। अच्छा सुनिए, इसमें कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं करिएगा आप। कुछ नहीं है सर, दोनों एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं। हाँ, तो खुल के कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही जैसे काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कांग्रेस की जो राज्य सरकारें बहुत आगे चली गई हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी सही है। तो जिस दशा में हम जी रहे हैं और जिस दशा की तरफ जा रहे हैं उसका भगवान ही मालिक हो सकता है। बिल्कुल। आपके बगल में चाइना है बॉस, क्यों नहीं जाके देखते, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ते उसके बारे में। मैं चाइना 4 बार गया हूं जिंदगी में और हर बार वहां से लौटता हूं तो एक हफ्ते तबीयत खराब रहती है जितेंद्र भाई। ये ऐसा कैसे, क्या है वहां पर? ऐसा क्या है, चाइना यूरोप से आगे निकल चुका है, समझिएगा इस बात को। और हम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं और शॉर्ट टर्म विजन के साथ शॉर्ट टर्म विजन के साथ आप लॉन्ग टर्म की पॉलिसी प्लान नहीं कर सकते। या सर आपको लगता है कि जो विजन दिखाया भी जाता है वो सिर्फ दिखावे का विजन होता है, क्योंकि अचीव करना इतना आसान है नहीं, उस तरह की पॉलिसीज है ही नहीं, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास है ही नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए कैसा बन जाता है? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं मानता हूं मैं कि हमने कोई तरक्की नहीं की है। नो डाउट किया सर। मैं ये भी नहीं मानता हूं कि 12 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैंने ये बात कही आपके सामने, ना बिल्कुल सर। लेकिन जो किया है वो अपर्याप्त है, वो इनसफिशिएंट है। और हो सकता है। हाँ और हो सकता है। भाई रोड बना रहे हैं आप, चलिए रोड कैसा बना रहे हैं वो भी तो, उस पर भी तो ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल। आप दिल्ली और मुंबई रोड बना दिया आपने, एक हफ्ते क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। कॉस्ट, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन विल कम डाउन एंड देन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल गो अप इन द टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये करप्शन कोई मुद्दा नहीं है क्या, उस पर क्या नहीं बात करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल भाई कोई तो गड़बड़ कर रहा है ना, तभी ऐसी सड़कें बन रही हैं। लेकिन सरकार का तर्क भी देखिए ना सर, सरकार का तर्क भी उस पर क्या आता है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, अगर कुछ गलत है तो हम देखेंगे उसमें। चलिए बढ़िया है, कार्रवाई अगर हो रही है तो अच्छी बात है। जब इतना ही करना है तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हमें 30 साल हो गए पत्रकारिता करते करते, यही काम करते करते। लोग अभी क्या, अभी दो एक कहानी सुन के जाइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी एमओयू साइन हुआ, तो इस देश की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एमओयू साइन किया एयर इंडिया के साथ और एमओयू साइन किया इंडिगो के साथ जी। नाम दिया कि इंडिगो और एयर इंडिया इस देश का पूरी दुनिया में टूरिज्म बेचने में सरकार की मदद करेंगे। मतलब जो काम सरकार का है वो काम एयर इंडिया को इन्होंने दे दिया, एयर इंडिया को दे दिया, वो काम इन्होंने इंडिगो को दे दिया। इंडिगो से अपना काम तो हो नहीं रहा है ना एयर इंडिया से। अच्छा एयर इंडिया अपना टिकट बेचेगी, वो टूरिज्म बेचेगी, सही बात है। तो अभी जब हम जर्नलिज्म में आए थे जितेंद्र भाई, तो इस देश में 20 से 22 लाख
ओवरसीज टूरिस्ट आते थे, उसमें केवल 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है 32 साल में। 32 साल में बताइए। 32 साल में और ये 90s की केवल बता 5 रहे हैं गुना, आप? जितना मैं बता रहा हूं आपको, ये 98 90s की वही है। 99 की हाँ बात कर रहा हूं। जी जी तो जी। अभी लगा लीजिए मोटा मोटा 30 साल, 28 साल कह सकते हाँ हैं, तो हाँ 30 साल, बिल्कुल बिल्कुल। 30 साल में आपकी बढ़ोतरी हुई केवल 5 गुना। हम्म। इतने जितने 1.25 करोड़ हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं, इतना आता है अकेले एक शहर में। पेरिस का बिल्कुल। एग्जांपल ले लीजिए, हम्म। पेरिस का एग्जांपल ले लीजिए, या स्पेन का के शहरों का एग्जांपल ले लीजिए, और सिंगापुर का एग्जांपल ले लीजिए फॉर दैट मैटर। उतने टूरिस्ट आते हैं जितने हमारे देश में। आप ये बताइए कि तो हमने क्या किया उस पर? इसी सरकार ने 12 साल में आके टूरिज्म के लिए क्या किया? सर राम भाई मंदिर बना पहले दिया, 50 काशी लाख आता विश्वनाथ था। कॉरिडोर बना दिया, महाकाल कॉरिडोर बना दिया, कृष्ण मुनि बन रही है, लाखों करोड़ों लोग महाकुंभ में आ गए। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? सरकार इतना कुछ कर रही है उसके लिए, टूरिज्म के लिए। ये सरकार की आप चलिए अयोध्या का मंदिर बना लिया आप। अरे नहीं, मंदिर बनाइए ना हाँ किसी देश में। देखिए हम सब लोग पैदाइशी हिंदू हैं। बिल्कुल हमें हिंदू साबित करने के लिए हमें मंदिर में जाना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। बावजूद इसके और ना ही टीका बावजूद लगाने इसके की जरूरत है। हाँ बिल्कुल नहीं। हम अब देखिए, आपने कलेवा बांधा हुआ है लाल कलर का, जी हमने हमने काला कलर का बांधा हुआ है। अब ये कौन कहेगा आके कि साहब आपका लाल क्यों, हमारा काला क्यों है? सही बात है। भाई हमें किसी ने बांधने के लिए नहीं बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जैसे दोस्त ने कहा कि साहब मैं आया हूँ आप बनारस से, आप ये हाँ लेके आए हूँ, आपके लिए आप हाँ बांधिए। मैंने कहा बांध बिल्कुल। दीजिए। हाँ कोई आपके जैसा दोस्त आएगा, वो कहेगा साहब ये लाल कलेवा में लेकर आया हूँ महाकाल से, वो भी जी बांध लेंगे हम लोग। सही बात है। हमें हिंदू है, हम हिंदू हैं, हम आश्वस्त हैं कि हम हिंदू हैं। बिल्कुल इसके लिए हम बिल्कुल। मंदिर जाए ना जाए उसके उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं और है। ना हमें कोई हिंदू बना सकता है, ना कोई हमें हिंदू से हटा सकता है। बिल्कुल हम बिल्कुल। पैदाइशी हिंदू हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप टूरिज्म विकसित करिए। आपने काशी विश्वनाथ बना दिया, बहुत अच्छी बात है, उसको बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर वहां पे टूरिस्ट आ रहा है क्या? हम्म। बनारस में काशी विश्वनाथ के बनने से टूरिस्ट ज्यादा आ गए? टूरिस्ट मंदिर देखने नहीं आते हैं, टूरिस्ट आते हैं अगर आपकी सिक्योरिटी उसकी ज्यादा है, वहां पे हम्म। फैसिलिटी ज्यादा है, तो टूरिस्ट वहां पे आते हैं। बिल्कुल। वहां नहीं जा रहे हैं वो टूरिस्ट, जा रहे हैं कहाँ? गोवा, जहां आपको चर्चे ज्यादा मिलेंगे, मंदिर कम मिलेंगे। मंदिर कब मिलेंगे? सही बात है। कौन सर मेरा आखिरी सवाल है आज आपसे चलते चलते। मेरा जी आखिरी सवाल चलते हुए, समय की थोड़ी सी शॉर्टेज है। सर क्या जी। पीएम के पास एक ये मौका ये भी था कि जिस तरीके से एथेनॉल को लेकर देश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, नीट को लेकर बवाल मचा हुआ है, या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है, नई नई योजनाओं को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्या उस पर भी पीएम को फोकस करना चाहिए था? क्या एक संदेश देना चाहिए था कि एथेनॉल जो है खराब नहीं है देश के लिए, या नीट के जो एग्जाम में त्रुटियां हो रही हैं, किसी भी एग्जाम में त्रुटियां हो रही हैं उसको हम करने का प्रयासरत कर रहे हैं, अच्छा करने हैं? क्या एक ही अच्छा मौका था उनको कि एक संदेश दिया जाए वहां लाल किले की प्राचीर से कि जो चीजें सरकार कर रही है उसके लॉन्ग टर्म फायदे ज्यादा हैं, या उसको मिस कर दिया नहीं प्रधानमंत्री ने उसमें आज? नहीं वो जितेंद्र भाई देखिए, उसमें ना वो गलत होता। गलत इसलिए होता क्योंकि ये उसमें इनकी जान खुद की फंसती। हम्म। भाई लाल किले की प्राचीर से ये काहे कन्विंस करेंगे आपको? हम्म। इतने इंपॉर्टेंट मौके पे ये इतनी छोटी बातें का जिक्र ये नहीं करना चाहिए। इसका मतलब होगा कि ये थोड़ी कुछ हद तक इस बात से कन्विंस्ड है कि जनता में रोष है। हम्म। अगर है भी तो ये इसको जगजाहिर नहीं होने देना चाहते। मतलब बर्रे का वो छत्ता है जिसमें हाथ डालेंगे तो पूरे जल जाएंगे। हाँ उसमें वो मन्ना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उनको ये करना चाहिए। मैं सिर्फ हम्म। कह रहा हूं अगर उसको सीरियसली आप समझते हैं कि वो इश्यूज है, तो उस इश्यूज को आप पॉलिसी के लेवल पे हम्म। रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये पार्लियामेंट में बहस करते। साहब। पार्लियामेंट में बहस की भी जरूरत नहीं है। हम्म। आप देख, अच्छा ये कितने टाइम से E20 चल रहा है आपको पता है? बहुत टाइम से है सर। ये तो एक E10 तो पहले से ही एक था। एक 1 अप्रैल से पूरा ड्यूटी एक कर साल दिया। से एक ये E20 अभी जाके इन्होंने खुलासा किया। हम्म। कायदे से E20 पिछले 1 साल के आसपास से चल रहा है। जी बिल्कुल। अभी हम लोगों के आंखों के सामने आया अभी 2 महीना पहले, जी 1 अप्रैल कायदे से से कर दी, हाँ 1 अप्रैल से। 2 महीना पहले से। हाँ। तो ये इस बात से सरकार बिल्कुल कन्विंस्ड है कि साहब हम जहां पहुंचे हैं वहां पे, वो हम पहुंचे हैं बिल्कुल रिजॉल्व के तहत, सरकार वहां से पीछे हटेगी। ये हम्म। गलत संदेश देना चाहेगी। पर आप ये देखिए टेक्निकली और हम्म। साइंटिफिकली 30% जो 20% है वो गलत है कि नहीं है, उसके हम्म। रिपरकशन क्या है, रेमिफिकेशन क्या है, कॉस्ट क्या है उसका, उसका कोई मतलब वो जानलेवा भी है क्या, ज्यादा खर्चीला है क्या? आप उस पर हम्म। स्टडी कराइए। ये बात कबूल करने में क्या जाता है? कौन सा मुश्किल काम है ये?
सर ये भाजपा सरकार और इससे है, कौन कुछ सी कबूल नहीं और इससे करती इससे फिर। कौन सी सरकार गिरने वाली है? मैं वही कह रहा हूँ, ये भाजपा अरे सरकार है। मैं सिर्फ एक कंक्लूड करता हूं जितेंद्र जी भाई। जी 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 जी। मुझे इस सरकार से पिछली जितनी सरकारें आई हिंदुस्तान में, हम्म उससे कहीं ज्यादा उम्मीद थी सरकार से। हम्म। और जो 2014 से 2019 का जो इनका कालखंड था, जो वैसा उसमें मैंडेट इनके इन्होंने पास कोशिश था, भी किया, जैसा उसमें इन्होंने मैंडेट। कैसे कोशिश भी की, मैंडेट भी था। हम्म जो उसके बाद इस सरकार को लग गया कि साहब इस देश में रिफॉर्म्स करने का कोई फायदा नहीं, हम्म बदनामी और होती है, गाली और सुननी पड़ती है, उसके बाद ही स्लो पड़ गए। अब ये उस मोड में है कि साहब हम जैसे चलेगा ये देश वैसे हम उसको चलाना चाहेंगे। हम्म और एक आखिरी बात, अब हम्म किसी भी किस्म का ये रिफॉर्म चाहे जो बोलते हैं, हम कोई ऐसा रिफॉर्म्स नहीं देख रहे हैं हम्म। जिसमें कोई बहुत बिग लीप नजर आए। आए। मैं सिर्फ ये कहता बिल्कुल हूं। बिल्कुल। शुक्रिया पवन सर, इतनी शानदार जानकारी शेयर करने के लिए और भाषण का जो लब्बा लुबा आपका समझाने के लिए कि नया तो ऐसा कुछ नहीं लगा है भाषण में, लेकिन हाँ, पुरानी चीजों को एक अच्छे शब्दों में लपेट कर प्रधानमंत्री ने जरूर परोसने का प्रयास किया है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो बात प्रधानमंत्री ने आज कही है लॉन्ग टर्म विजन के लिए, शायद वो देश के धरातल पर जल्दी उतरेगा और जो चीजें हैं भारत को जल्दी मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।